सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य वक्ता श्री प्रकाश मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि हमें मंच पे आसीन हों। साथ ही हमारे अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्र जी से अनुरोध है कि हमें, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी भी मंचासीन हों। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए सर्वप्रथम मैं वैदिक मंगलाचरण हेतु श्री सीतांशु दुबे छात्र वेद विभाग को आमंत्रित करता हूं कि आवे और वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत। हरि ओम। मेधा मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर एकव्योतिव्याधि महारथो जायतान्दोग्ध्रि धेनुर्पोढानडवानाशुः सप्तिः पुरन्दरजोखा जिष्णोरधिष्ठाः सभेयोजुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामेनः परजन्यो वरेखतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम्। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सीतांशु जी। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मिश्र और कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि आवें और महामना के इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। महामना को माल्यार्पण किया जा रहा है। महामना के प्रति हम सभी लोग जो है ऋणी हैं। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूं। मैं कार्यक्रम के संयोजक और वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्य वक्ता का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। हमारे मुख्य वक्ता का सम्मान हो रहा है और समन्वयक जी से अनुरोध है कि हमारे अध्यक्ष जी का भी जो है प्रोफेसर मिश्र जी का भी माल्यार्पण कर सम्मान करें। आज का यह कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है और यह जो है असामान्य व्याख्यान है, जिससे हमारे जितने श्रोतागण हैं ये बहुत लाभान्वित होंगे। विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड वैदिक पीरियड, जिसकी आज बहुत चर्चा है। इस पर बहुत काम हो रहा है मगर काम करने वालों की कमी है। इसमें चाहिए कि नया नया कार्य किया जाए, लोग इसकी तरफ अग्रसर हों। मैं स्वागत उद्बोधन हेतु समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमें और अपने अतिथियों का स्वागत करें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपां तमहं वंदे परमानंद माधवम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट वैदिक पीरियड विषयक इस विशिष्ट व्याख्यान के वक्ता श्री प्रकाश चंद्र मिश्र जी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में अनुसंधाता है और हमारे इस केंद्र में विजिटिंग फेलो के रूप में आमंत्रित हैं। मैं केंद्र की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में इस विषय से जुड़े हुए प्रोफेसर R.K. मिश्र जी, जो अध्यक्ष हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के आचार्य, पूर्व अध्यक्ष रह चुके। अच्छा, तो रोटेशनल है, माने पूर्व और वर्तमान के पूर्व अध्यक्ष भी तो और ही विशिष्ट रूप में होता है। तो मिश्र जी विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में है, BHU में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में। साथ साथ में भारतीय चिंतन परंपरा में इनकी बहुत ही आस्था रहती है और आप एक अच्छे रिसर्चर हैं। आपका इस केंद्र के प्रति भी हरदम सहयोगात्मक भाव रहता है। मैं एक सप्ताह पहले ही मैंने आपसे निवेदन किया और मैंने बहुत सहजता से अपनी स्वीकृति आपने प्रदान की। इसके लिए मैं केंद्र की ओर से आपके प्रति अभिनंदन, वंदन, आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीच जो संचालन कर रहे हैं ये पर्यावरणविद हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान में विज्ञान गंगा जो पत्रिका प्रकाशित होती है उसके आप संपादक हैं। हमारे यहाँ जो एक रिसर्च जर्नल अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकाशित हो रही है वेद विज्ञान भास्वती, उसके भी आप अतिथि संपादक हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी का मैं भी अभिनंदन करता हूँ सदस्य संचालक के रूप में। हमारे बीच गणित के हमारे अतिथि अध्यापक डॉक्टर पंकज जी हैं, पंकज त्रिवेदी जी, और जितने भी हमारे स्टूडेंट यहाँ हैं ये हमारे वैदिक साइंस से जुड़े हुए, संस्कृत संभाषण से शिविर से जुड़े हुए और संस्कृत संभाषण के हमारे डॉक्टर त्यागी जी भी यहाँ पर हैं जो प्रशिक्षक यहाँ हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा ये प्रयास रहता है कि जब हम विजिटिंग फेलो के रूप में किसी भी व्यक्ति, किसी भी विद्वान को जब मैं आमंत्रित करता हूँ तो उनका हम एक व्याख्यान, कम से कम एक व्याख्यान जरूर रखने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि एक संवाद, एक डायलॉग हमारे छात्रों को प्राप्त हो और हम कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। निश्चित तौर पर भारत का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है रिसर्च की दृष्टि से और जो रैंकिंग में जो भारत की जो एक रैंकिंग श्रृंखला है उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का स्थान प्राप्त होता है, पहला स्थान प्राप्त होता है। तो वहाँ के अध्येता हैं और इनकी संस्कृत में अभिरुचि है और उस दृष्टि से इन्होंने कुछ कार्य भी उस पर करने का प्रयास किया है। तो ऐसे अध्येताओं का वैदिक विज्ञान केंद्र निरंतर अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सम्मिलित रूप से डॉक्टर प्रोफेसर मिश्र जी का और प्रकाश चंद्र जी का, DS त्रिपाठी जी का और जितने भी अध्येता हैं, प्रकाश चंद्र मिश्र जी के एक मित्र यहाँ पर जो सनबीम कॉलेज में वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। तो सबका सम्मिलित रूप से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं, मैं अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वहाँ के अध्येता श्री प्रकाश मिश्र से अनुरोध करूँगा कि अपने व्याख्यान से हम लोगों को लाभान्वित करें। व्याख्यान का विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड वैदिक पीरियड। मेरा नाम प्रकाश चंद्र मिश्र है। मैं
असिस्टेंट प्रोफेसर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में कार्यरत था और मैं MHRD के अंदर काम करता था। अभी मैं रिसर्च स्कॉलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में हूँ और मैं इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष प्रोफेसर RK मिश्र, राकेश कुमार मिश्र, IIT BHU डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी कोऑर्डिनेटर वैदिक विज्ञान केंद्र BHU और संचालन डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट BHU। इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तहे दिल से कि आपने अपॉर्चुनिटी मुझे दी आप लोग के सामने कुछ बताने के लिए। बेसिकली आज जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा उसको कोरिलेट करने की कोशिश की है। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मैंने बस कोशिश किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से जस्टिफाइड हो, अगर नहीं हो तो आप क्वेश्चन कुछ पूछ भी सकते हैं। बेसिकली मेरा मानना ये है कि जैसे कि हम लोग जहाँ भी हैं इस समय, जिस पोजीशन में भी है, उसके पीछे फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये यहाँ फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसमें भी फिजिक्स है। आपकी जो बैठने की पोजीशन है उसमें भी फिजिक्स है, किसी चीज़ का मूवमेंट है उसमें भी फिजिक्स है। और एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, जिसको हम अप्लाइड फिजिक्स कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल ही वही इंजीनियरिंग है, जिसको हम लोग अभियांत्रिकी कहते हैं। तो इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है और जो उससे रिलेटेड ब्रांचेज हैं लाइक बायोमेडिकल एंड अदर्स, इन सब में फिजिक्स है। बिना फिजिक्स के इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ ब्रांचेज हैं लाइक कंप्यूटर साइंस, इन सब में मैथ्स है, लेकिन फिजिक्स सबसे ज़्यादा यहाँ है। और जब मैं तो वेद का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जब वेद में आप जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स है। और फिजिक्स है इसका मतलब अप्लाइड फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स जानना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब उसमें इंजीनियरिंग है, और इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है। वही थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यस, तो जो मैं बता रहा था ये कि जो ऋग्वेद है, इसमें प्लैनेट की पोजीशन बताई गई है कि सन फिक्स है, अर्थ उसके सामने रोटेट कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण के रूप में मेंशन किया गया है, तो वो भी ऋग्वेद में मेंशन है। फिर मास, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन, जो मैंने बताया कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, ये भी चीज़ें उसमें मेंशन है। और जो मेजरमेंट के मेथड हैं डिफरेंट मतलब लंबाई, समय, टाइम, ये सब चीज़ें भी उसमें मेंशन है। फिर जो अथर्ववेद है वो बताता है कि बिजली पैदा कैसे होती है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेथड वो बताती है। और जो सन है, वो सन की जो लाइट है वो डिफरेंट 7 कलर से मिलके बनी है, ये बताता है। यजुर्वेद जो इंजीनियरिंग पार्ट है वो ये है कि मेडिकल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, जितने भी हैं, उससे रिलेटेड वो डिस्कस है। तो इस तरह से है। तो मैं चूंकि जिस एरिया से हूँ, उस एरिया में वेद कहाँ कहाँ जुड़ सकता है वो मैंने कोशिश किया है। तो मैंने कोरिलेट किया है, पूरी तरह नहीं हुआ है, जितना भी हो पाया मैंने उसे कोरिलेट किया है। तो एक हम लोग का एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाइनरी सिस्टम है वो 0-1 पे डिपेंड करता है। तो अगर हम 0-1 पर देखें, तो जो 0 है वो ओके सॉरी, तो जो 0 है वो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने 0 के बारे में बोला था, उसको उन्होंने शून्य बोला था। जो अभी 0 बोलते हैं उसे उन्होंने शून्य के रूप में बताया था कि शून्य होता है। फिर एक भास्कराचार्य है, उन्होंने बताया था किसी भी नंबर को 0 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आज के टाइम में उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें पहले ही मेंशन है। आर्यभट्ट ने ये बताया कि जो डेसिमल से किस प्रकार डेसिमल की पोजीशन चेंज होने से वैल्यू में चेंजेस आते हैं, तो आर्यभट्ट ने भी इस चीज़ को बताया। तो 0 और 1 जो है वो शून्य और शून्य के रूप में और 1 के रूप में ऑलरेडी वेद में मेंशन है। और 0-1 का रोल बहुत बड़ा गेमिंग थ्योरी में, प्रोग्रामिंग में और आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा है, कोडिंग में बहुत ज़्यादा है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इंजीनियरिंग में, वो आता है जो कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसमें कम्युनिकेशन थ्योरी आता है। तो किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने का दो तरीका है, एक तो वायर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं वायर के थ्रू जाता है, दैट इज कॉल्ड वायर कम्युनिकेशन। एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं होता, हम जो बोलते हैं वो किस सैटेलाइट के माध्यम से भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, जो भी हम बोलते हैं
वो वायरलेस विदाउट एनी वायर वो कम्युनिकेट होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट फॉर्म। सो अगर हम कम्युनिकेशन को रिलेट करें एंशियंट टाइम से, तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो भी चीज़ें बोलते थे वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, जैसे सेल फोन यूज हुआ, ब्लूटूथ हुआ या डिफरेंट थिंग, तो एंशियंट टाइम में आप देखो तो हर जगह नारद का एक रोल दिखता है जिसमें वो एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन में ले जाते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन से थोड़ा लिंक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूल मोड सिग्नल कम्युनिकेशन, जिसमें हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। मतलब एक ट्रांसमीटर होता है, वो सिग्नल जनरेट करता है, सैटेलाइट ऊपर है, वो रिसीव करता है, वो फिर जनरेट करता है और वो रिसीवर के पास जाता है। मतलब हम एक सिग्नल जो बहुत दूर है उसको हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखो तो महाभारत में कैरेक्टर है जिसका नाम है संजय, तो वो धृतराष्ट्र को सारी स्टोरी बताते हैं, और जिस तरह से वो स्टोरी बताते हैं वो प्रूफ करता है कि वो वीडियो भी है और ऑडियो भी है। मतलब वो जो हर चीज वो बताते हैं इसका मतलब वो वीडियो भी देखते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें। तो यहाँ पे आप देखो तो जो संजय है वो एक तरह से रिसीवर है, और जो भी वहाँ पे कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा था वहाँ पे कोई डिवाइस थी जो ट्रांसमिट करती थी, और वो हर एक वीडियो और ऑडियो बताते थे धृतराष्ट्र को कि ये हो रहा है। तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन साइंस भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। एक हम लोग पढ़ते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम मींस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर पढ़ते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो है वो कंप्यूटर साइंस से आप कोरिलेट कर लो। तो जब कंप्यूटर बना तो उसका मेन रेफरेंस था कि इंसान का ब्रेन, मतलब इंसान के ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो काफ़ी मेमोरी इकट्ठा कर सकता है, काफ़ी फास्ट मेमोरी रिस्पॉन्स दे सकती है। तो जो हमारा जो ब्रेन है और कंप्यूटर दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जब कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बना तो हमें रिफरेंस में इंसान का ब्रेन ही रखा गया, और जो हमारा ब्रेन है उसी को अगर हम देखें तो एक कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास एक चीज क्या है कि वो सबका डाटा रखते हैं, मतलब जो दिखाया गया है कि जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी चीजें होती है वो सबका रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन मतलब कौन क्या किया, अच्छे कर्म किया तो स्वर्ग मिलेगा वरना नरक मिलेगा, ये सब मेंशन है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम से, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर से। एक टॉपिक हम लोगों में आता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसको न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर में क्या है कि एटॉमिक बम जो है आज के, जो एक बार एटॉमिक बम इतना पावरफुल है कि अगर वो यूज हो जाए तो वो कई जनरेशन चेंज हो सकता है और प्रलय आ सकता है। तो महाभारत में कई जगह यूज किया गया ब्रह्मास्त्र और पशुपास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का यूज करने से मना किया गया था, यूज भी नहीं हुआ, लेकिन ये कहा गया कि अगर ये यूज होता तो पानी नहीं रहता और ये जीवन चला जाता, कोई नहीं बचता। और इसका एग्जांपल आप देखो तो हिरोशिमा नागासाकी जो है वहाँ पे जब एटॉमिक बम गिरा था तो आज तक लोग डिफरेंट ही दिखते हैं, कई जनरेशन खराब हो गए। और पानी ये सब चीज की मतलब लोग नेचुरल नहीं पाए जाते, अभी भी कई जनरेशन का जीन ही चेंज हो गया। तो एटॉमिक बम को आप रिलेट कर सकते हो ब्रह्मास्त्र और पशुपास्त्र से। फिर एक थोड़ा सा एक नया हम लोग का चल रहा है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जो मशीन जैसे ईसीजी है, ईईजी है, ईओजी है, ईआरजी है, ये सब इक्विपमेंट यूज होता है। इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इस सब इक्विपमेंट को चलाने के लिए भी जो इसके लिए डिपार्टमेंट भी है, बीएचयू में भी है, इसका नाम है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। तो अगर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को आप वैदिक पीरियड से कोरिलेट करो तो एक कैरेक्टर है, इसका नाम है सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है। सुश्रुत संहिता बुक जो है उसमें 120 तरह के इक्विपमेंट की बात की गई है, 120 तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट की बात की गई है, और आज तक 120 तरह के ही इक्विपमेंट यूज होते हैं। उनकी जो मैंने फोटो इसमें अटैच नहीं किया, लेकिन जो मैंने देखा है उसमें ये है कि जो जो इक्विपमेंट का जो मॉडल था, जो कलर था, जो है वही सेम है, शेप सेम है, बस इन्होंने थोड़ा मॉडलिंग किया है। तो जो 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पहले यूज होता था वो आज भी यूज होता है। बस जो इन्होंने 300 सर्जिकल प्रोसीजर है जो अब बढ़ गए हैं काफ़ी, अब तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन उस समय भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी, उस समय भी ब्रेन सर्जरी होती थी जो आज भी होती है। तो इस फील्ड में भी काफ़ी एडवांस हुआ है। दूसरा एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हम लोग बोलते हैं उसको फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब एरोस्पेस में प्लेन में जो इक्विपमेंट यूज होता है उसके लिए। तो एक ऋषि है महर्षि भारद्वाज, जो 7000 साल पहले उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र, उसमें उन्होंने 4 मॉडल दिए हैं, जिसका नाम है
जो फेमस है, त्रिपुरा विमान, रुकमा विमान, सुंदरा विमान, सकुना विमान, ये 4 विमान है। अभी जो फ्लाइट हम लोग जनरली यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, वो मैच करता है सकुना विमान से। आप देखो, जो इमेज भी मैंने लगाया है, बिल्कुल उस वही मॉडल है जो फ्लाइट हम लोग यूज करते हैं, वो बिल्कुल इसी की कॉपी है। अभी नासा ने एक 2019 में एक लॉन्च किया था सैटेलाइट, उसका नाम है स्पेस एक्स ड्रैगन, ये आपके राइट साइड में है। वो उसका जो फ्रंट व्यू और साइड व्यू में दिखाने की कोशिश किया हूं। तो जो फ्रंट व्यू है उसका नाम है, जो फ्रंट व्यू है वो देखिए आप, इससे सकुना विमान से इन्होंने कॉपी किया है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में सकुना विमान है और राइट साइड में ड्रैगन एक्स जो सैटेलाइट लॉन्च किया था 2019 में नासा ने, और जो साइड व्यू है वो भी देखिए मैच कर रहा है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये मॉडल हमने इंडिया से लिया था, इंडिया के एंशिएंट बुक से लिया था। उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन वो यहीं से कॉपी है। और ये चीजें भी आपको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, रामायण में भी एक कैरेक्टर है जिसको कहते हैं पुष्पक विमान। तो कहीं ना कहीं अगर वो चर्चा किए हैं तो इसका मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग उस समय भी था। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक है जो मेरे काम से रिलेटेड है, वो है बैटरी। हर आदमी, जितने भी यहाँ पे हैं, सभी डीसी बैटरी यूज की है, सभी को बैटरी की जरूरत होती है रिमोट में, हर जगह। तो बैटरी बनाने का तरीका बहुत परफेक्टली मेंशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, अच्छे से एक एक चीज मेंशन है। वो एक श्लोक है, और ये मेंशन देखिए, ये ऋषि अगस्त ने किया था, अगस्त संहिता में ये श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बता रहे हैं कि बैटरी कैसे बनती है। और इसको बनाने का तरीका इन्होंने दिया है कि एक घड़ा लिया है, उस घड़े में इन्होंने, यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं उसमें CuSO4 यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट। लेकिन उन्होंने कॉपर सल्फेट वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने कहा है कि मोर के गर्दन के कलर का केमिकल, उस केमिकल का नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। और उसमें उन्होंने कॉपर का प्लेट यूज किया है। उसके बाद उसमें जो लकड़ी के बुरादे होते हैं उसमें पानी डाल के उसके ऊपर रखा है। फिर जिंक पाउडर और मरकरी यूज किया है। फिर उसके बाद जो कॉपर है, उस कॉपर के 2 वायर निकाल करके, जिसको हम लोग एनोड और कैथोड बोलते हैं, उन्होंने 2 वायर यूज किया है। और उसके बाद बिना कोई सप्लाई दिए, बिना कोई कनेक्शन लगाए, जो वोल्टेज अभी जो जनरेट होता है, जो हम लोगों ने चेक किया, वो है 1.138 वोल्ट। और जब इसमें बिना कोई डिवाइस कनेक्ट किए अगर हम करंट देखें तो 23 मिली एम्पियर कनेक्ट होता है। तो ये जो डीसी बैटरी उस समय जो श्लोक के माध्यम से इन्होंने बताया, जिसको मैंने आपको समझाया फिगर के माध्यम से, ये उस समय हो चुका था ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता में। जो मोर का जो गर्दन है वो केमिकल यूज होगा, और वो है, मतलब जो अभी जो यूज होता है वो कॉपर सल्फेट है। लेकिन अभी जो बैटरी बनती है उसमें H2SO4 यूज होता है। लेकिन कॉपर सल्फेट का कलर और इसका कलर एक है, तो वही है। कहा यह जाता है कि जो डीसी बैटरी है वो वोल्ट ने बनाया था, वोल्टा ने बनाया था, लेकिन उससे 4000 साल पहले ही ऋषि अगस्त ने एक मॉडल दिया था, वो ये है। एक और चीज उसमें मेंशन था कि अगर इस तरह के घड़े सीरीज में उन्होंने 100 यूज किए थे, तो उन्होंने कहा कि एक के द्वारा जो वोल्टेज जनरेट होगा, उस तरह अगर 100 को एक साथ जोड़ दे, मतलब एक का बाहर का दूसरे का, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए सीरीज में, तो जो वोल्टेज जनरेट होगा वो सब बहुत ज्यादा होगा। वो आज भी कॉन्सेप्ट है, जब बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो सबके जोड़ के बराबर होता है। मतलब एक बैटरी का आउटपुट दूसरे बैटरी से जोड़ेंगे, दूसरे का तीसरे से जोड़ेंगे, तो जो फाइनल जो हमें मिलेगा वोल्टेज वो बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए, इसी अगस्त ने 100 ऐसे घड़ों का यूज किया था, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। वही चीजें जो वोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कॉपर सल्फेट की जगह उन्होंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था। प्रोसेस सेम था, घड़े की जगह उन्होंने बीकर यूज किया था, और उन्होंने भी ये किया था कि सीरीज में जोड़ करके वोल्टेज कैलकुलेट किया। उन्होंने 100 घड़े यूज किए थे। एक का आउटपुट, एक का वायर दूसरे के इनपुट में जा रहा है, दूसरे का तीसरे में जा रहा है, आप देखो, मतलब सीरीज में जुड़े हुए। एक घड़े के कारण 1 वोल्ट जनरेट हुआ, 3 घड़े के कारण 3 वोल्ट जनरेट हुआ, मतलब सबके सम के बराबर। ये बता रहे हैं कि जो मूर्ति है वो दिखते नहीं थे, तो फिर वो बने क्यों? मतलब उस समय भी यूज होता था डीसी बैटरी का, उसके थ्रू जो लाइट जनरेट होती थी उसके थ्रू वो देखते थे। ऋषि अगस्त ने ये भी बोला था कि जो वाटर है, पानी, वो डिवाइड होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होता है, उसका नाम उन्होंने डिफरेंट दिया था। और उसको उन्होंने ये कहा था कि जो, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि 100 घड़े को सीरीज में अगर रखते हैं तो जो वोल्टेज जनरेट होता है वो ऋषि अगस्त ने उस समय 100 घड़े का यूज किया था। और आपको उन्होंने जो एक चीज बताया था वो ये है कि वाटर को अगर डिसोसिएट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरेट होता है। लेकिन उन्होंने जो नाम यूज किया है उसका नाम है प्राण वायु, उदान वायु।
प्राण वायु मीन्स ऑक्सीजन, उदान वायु मीन्स हाइड्रोजन। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जो उदान वायु है उसको किसी कपड़े में बांध के छोड़ दिया जाए तो वो कपड़ा उड़ सकता है। तो वही आप जानते हो हाइड्रोजन बैलून, हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है, अगर उसे बैलून के अंदर डालते हैं तो बैलून उड़ता है। तो उसी का यूज हम एरोडायनेमिक्स में करते हैं। मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलून जो है वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ऋषि अगस्त ने उस समय ही दे दिया था। तो वही वो बता रहे हैं कि और जो वाटर दो पार्ट में बढ़ता है जिसका नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका नाम उन्होंने लिखा था प्राण वायु एंड उदान वायु। लाइक दैट। ये सिर्फ 5 घड़े से ये मोटर चालू करेंगे, सिर्फ 5 घड़े से। अगर 100 घड़े इस तरह से हो तो क्या स्पीड होगी वो आप समझ सकते हो, क्या वोल्टेज जनरेट होगा। इन्होंने कोई अगस्त ने कोई मेटल यूज नहीं किया था, कोई धातु यूज नहीं किया था, घड़ा इसलिए यूज किया था कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। ओके, इसका साइड व्यू है डीसी बैटरी बनाने का। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे रिलेट हो सकता है, वो ये है कि ऋग्वेद में वर्ड यूज किया गया है इंद्र और विद्युत। विद्युत मीन्स बिजली, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मेजरमेंट, थोड़ा हम लोग मेजरमेंट भी पढ़ते हैं, तो लेंथ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट उस समय ये था कि जो फिंगर यूज करते थे, लेग यूज करते थे, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो फिर उन्होंने लास्ट में उन्होंने डंडे का यूज करना शुरू किया पर्टिकुलर लेंथ के लिए, जो अभी हम मीटर सेंटीमीटर करते हैं, तो उस समय ऐसा था। वेट भी मेजर करते थे, मास भी मेजर करते थे उस समय में, जिसके लिए वर्ड यूज करते थे वो लोग, जैसे लोग बोलते हैं कि किलोग्राम, ग्राम। उस समय था रति, मासा, चटक, तोला, ये वर्ड, ये यूनिट थी उस टाइम में, जिस टाइम में वेट मेजर करते। मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो मतलब हम लोग के एरिया से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत को रिलेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, एक तरीका जो अभी भी वेइंग मशीन का होता है, कैसे वेट मेजर करते हैं, वो उस समय भी था। कंपेयर करते थे एक वेट को दूसरे वेट से, और यूनिट जो है वो यूनिट ये है कि जो अभी हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करें, हम लोग ग्राम और किलोग्राम में डील करते हैं, तो इस तरह से कन्वर्जन था। जनरली जो चावल के दाने हैं वहां से स्टार्ट होता है, जो हम लोग, तो एक चावल का दाना को एक धान बोलते थे, एक धान को 0.11339825 ग्राम की इक्विवेलेंट माना गया है, फिर उसको किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब वेट भी मेजर होता था। टाइम की बात करें तो टाइम ये लोग डिसाइड करते थे कि सूर्य की किरण से जो परछाई बन रही है उसकी लेंथ क्या है, वो डिसाइड करते थे कि टाइम क्या है। फिर उस समय टाइम क्या होगा वो परछाई से कैलकुलेट करते थे, कभी पेड़ों के, कभी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, लेकिन उसके लिए भी यूनिट बनाई गई थी उस टाइम में। उसको अगर सेकंड में कंपेयर करें तो ये है कुछ परमाणु, अणु, ये सब टाइम के यूनिट थे उस टाइम में, जिसको अगर हम अभी के टाइम से कंपेयर करें तो कुछ इस तरह का है। फिर जो युग जो बोलते हैं, कलयुग बराबर इतना हुमेन ईयर, ये सब भी कंपेयर किया गया, तो टाइम के बारे में भी अच्छा खासा काम उस समय हो चुका। 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, तो उसको हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन उसको इन लोगों ने देवताओं से कनेक्ट किया, जिसको कहते हैं सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, लाइक दैट। तो 7 डे होते हैं, वो भी डिस्कस किया गया इसमें। हाँ, कलर के बारे में क्या है कि हम लोग जो फिजिक्स में कलर देखते हैं, वो मैक्सवेल ने किया था 19वीं सेंचुरी में। वो ये किया था कि एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट क्रॉस किए थे, तो वो 7 कलर में डिवाइड हुआ था। मतलब एक सब व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलके बनी है, जिसको हम लोग विपरग्योर बोलते हैं। वायलेट, वी आई जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 7 कलर से मिलने से व्हाइट कलर 7 कलर में डिवाइड होती है, ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था 19वीं सेंचुरी में। बहुत बहुत पहले एक ऋग्वेद में ये जो है 5.45.9 पे एक इमेज बना हुआ है, ये देखिए। इसमें ये है कि जो सूर्य हैं वो बैठे हैं सेंटर पे, वो सफेद कलर का ड्रेस पहने हैं और उनके घोड़े 7 हैं। तो ये 7 घोड़े जो है वो 7 कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो सूर्य का कलर है वो व्हाइट कलर है, यहाँ पे भी जो कलर है, कोई भी कलर वो व्हाइट ही होता है, उसको 7 कलर के मिलने से बनता है। वो इन्होंने घोड़े के माध्यम से बताया कि सूर्य व्हाइट कलर के हैं, मतलब व्हाइट है। ऐसे भी सनलाइट व्हाइट ही होती है, तो उससे 7 घोड़े मतलब 7 डिफरेंट कलर हैं। तो इसको भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो कलर का मेजरमेंट उसी समय हो चुका था, जो अभी न्यूटन ने किया था 1966 में प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से। प्रिज्म में उन्होंने व्हाइट लाइट भेजा, वो व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हुआ। वो वेवलेंथ के हिसाब से डिवाइड हुआ था कि जिसकी जिसकी वेवलेंथ जैसी होती थी उतना ही वो बेंड करता था। वो चीज़ें पिक्चर के माध्यम से ऋग्वेद में ये दिखाया गया। तो ये चीज़ें कोरिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। फिर एक मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की गति क्या है।
तो अभी जो हम लोग प्रकाश लाइट जैसे ट्यूबलाइट या कोई भी लाइट की बात करते हैं, उस समय लाइट का मतलब सूर्य की रोशनी होती थी। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब सूर्य की लाइट क्या है, की स्पीड क्या है, तो जनरली जो सूर्य की स्पीड जो कैलकुलेट जो हम जानते हैं, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बाद में, तो वो था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। लेकिन ऋग्वेद में जो चीज कई हजार साल पहले ही मेंशन किया, उन्होंने ये लिखा है इस श्लोक में उन्होंने लिखा है, जिसका मीनिंग ये है कि सनलाइट ट्रैवल 2202 योजन इन हाफ निमिषा। मैंने आपको टाइम का यूनिट बताया था, जैसे अभी सेकेंड है, उस समय निमिषा था। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें मीटर पर सेकेंड में, तो जो अभी जो डिसाइड हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो इसको जस्टिफाई करता है। जैसे कि 15 निमिषा बराबर ये सब करने के बाद आप देखो, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो एक घंटे में 3600 सेकेंड, तो एक दिन में 24 × 3600 ये सेकेंड हुआ। और जो ऋग्वेद में लिखा है वो ये है 44,09,050 निमिषा। तो सेकेंड और निमिषा को कंपेयर करें तो पाते हैं एक निमिषा बराबर 0.2112 सेकेंड। अगर हम इसको फोकस करें, एक निमिषा बराबर 0.211 सेकेंड, तो हाफ निमिषा बराबर हो गया 0.1056 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि इसको मैं यहाँ रखता हूँ, जो ऋग्वेद में लिखा है 2202 योजन इन हाफ निमिषा, इसको अगर हम करें तो माइल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ रहा है 1,89,547 माइल्स पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और जो मैक्सवेल ने प्रूफ किया था वो था 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% का डिफरेंस है, जिसको कैलकुलेशन एरर भी कर सकते हो आप। तो ये जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और पहले भी जो था उसके कंपेरेबल है। राउंड ऑफ करें तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर ये भी आप जानते हो कि डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है वो बाद में कैलकुलेट हुआ, लेकिन हनुमान चालीसा में ये श्लोक है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू। इसको अगर आप देखो तो इस तरह है, एक युग बराबर 12,000 साल, एक सहस्त्र युग बराबर 1,20,00,000 ईयर। तो इनको तीनों को कंबाइन करो तो आप देखो युग सहस्त्र योजन, तीनों वर्ड को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 9,60,00,000 माइल्स। तो इसको अगर हम किलोमीटर में करें तो ये पड़ रहा है 15,36,00,000 किलोमीटर। और जो रियल कैलकुलेशन है सन और अर्थ के बीच का, पृथ्वी के बीच का, सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस वो है यही कोई 15,20,00,000। तो बहुत माइनर डिफरेंस है। तो ये प्रूफ होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हनुमान चालीसा में मेंशन है। तो ये भी थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल था, कैसे मेजर किया गया। ये ऐसे हुआ कि ये इसको फल समझ के कैलकुलेट दूरी तय किए थे पृथ्वी से सूर्य तक की, तो उसको हनुमान चालीसा में मेंशन किया गया। हनुमान जी ने पृथ्वी से दूरी तक की जो ट्रैवल किया था, तो उसको उन्होंने श्लोक के माध्यम से किया। और वो जो दूरी है उसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो वो मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत माइनर डिफरेंस है, तो ये कंसिडर किया जा सकता है। अब ये है कि फिजिक्स में आते हैं, जो बिना फिजिक्स मीन्स अप्लाइड फिजिक्स, जिस फिजिक्स का यूज करके हम लोग काम करते हैं कोई भी, तो उसमें जो मोशन होता है, मतलब मूवमेंट होता है, किसी भी चीज में गति आती है, तो उसके लिए न्यूटन के 3 नियम 10th 12th से ही हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने बताया था वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, an object at rest tends to remains at rest, an object in motion tends to remains in motion unless with same speed in same direction unless some external force, unbalanced force apply on it। मतलब अगर ये चीज स्थिर है तो ये स्थिर ही रहना चाहेगी, जो गति में है वो भी गति में रहना चाहेगा, जब तक हम उस पर कोई बल नहीं देते हैं। मतलब जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ये सेम चीज लिखा हुआ है इसमें वैशेषिका सूत्र, वैश्विक सूत्र, ओके। उसमें इन्होंने श्लोक लिखा है, वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, जो सेम प्रिंसिपल बताता है कि चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस फोर्स। मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में आती है, मूवमेंट होता है, चलती है, जब हम उस पर बल लगाते हैं, बिना बल के वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। मतलब जिस स्टेट में उसी। फिर न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है कि जितना हम बल लगाएंगे उसी हिसाब से मोशन होगा। दैट इज
चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, और ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसको भी आचार्य कंडर ने लिखा था, वेगा निमित्तापेक्षात कर्मण्यो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु। इसका भी मीनिंग वही है, चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जनरेट होगी। मतलब जैसे ये जो बॉडी है ये फिक्स है, तो अगर हम इस पे बल जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, ये बॉडी भी हम पे बल उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में लगाएगी, और इसका मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक हमारा बल इससे ज्यादा ना हो। तो इसको भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आचार्य कंडर ने लिखा है, वेगा संयोग विशेष विरोधी। ओके, आचार्य कंडर, थैंक यू। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ भी कोरिलेट है इससे। फिर एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो कहा जाता है कि एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया था, लेकिन उससे 2500 साल पहले ही आचार्य कनाड ने, जिसको कश्यप भी कहा गया, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था। उसको उन्होंने परमाणु अणु ये वर्ड का यूज किया था, अणु परमाणु। तो ये एटॉमिक थ्योरी को भी जस्टिफाई करता है, ठीक। और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स आइजक न्यूटन ने दिया था, सभी जानते हैं, लेकिन भास्कराचार्य ने उसको कहा था गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कैसे हुआ था, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, तो उन्होंने उसका रिजल्ट ये निकाला कि हर एक चीज को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, इसीलिए वो सेब नीचे गिरा। तो ये चीज को भास्कराचार्य ने बहुत पहले ही गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया था, तो उसको मेंशन है। अब जो ऋग्वेद में डिफरेंट पॉइंट है, वो ये है कि ऋग्वेद में इस पॉइंट पे एक मेंशन है कि सब कुछ एक दूसरे को, मतलब हर एक प्लानिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, इसीलिए वो अपनी जगह फिक्स है। फिर इस श्लोक में ये है कि सन, मतलब सूर्य के पास बहुत पावर है, जो है भी सन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी, हम उसको एनर्जी बोलते हैं, या इन्होंने पावर यूज किया है। और फिर ये यजुर्वेद के इस श्लोक में ये मेंशन है कि जो अर्थ रोटेट होता है, मतलब अर्थ जो घूमता है सूर्य की तरफ, तो सूर्य फिक्स है, अर्थ रोटेट होता है, तो उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी मेंशन है। ऋग्वेद के श्लोक में मेंशन है कि ऋग्वेद के एक श्लोक में मेंशन है कि अर्थ और जितने भी रिलेटेड जितने भी प्लैनेट हैं, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अथर्ववेद में के इस पॉइंट में लिखा है कि सन हैज, मतलब अर्थ और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये चीजें हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऋग्वेद के 1.84.15 में है, वो ये है कि जो चांद है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। दैट इज मेंशन हियर। तो उसी तरह मैथ्स के बारे में आर्यभट्ट ने काफी काम किया है, तो वो भी मेंशन है। पाई की वैल्यू 3.1416 है, वो भी डिस्कवर हुआ है। यजुर्वेद में भी काफी काम हुआ है। तो ये मतलब जो चीजें मेरे एरिया में थी उसको रिलेट करने की कोशिश किया हूँ। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मैच करे, लेकिन काफी कुछ चीजें मैच होती है। तो यही चीज जो मेरा एरिया है उससे कैसे पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी रिलेट होती है, उसको मैंने किया है। और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज जस्टिफाइड है, तो जितना भी हो सके उसको पॉजिटिव ले तो सही है। क्योंकि हम जो चीज कोई आपस में बताता है तो हम उसे नहीं मानते, जब कोई बाहर का आदमी बताता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो हो सकता है हम में से कई लोग हैं जो इसको सोचते होंगे कि ये टाइम पास है या कुछ है, लेकिन ये है कि मुझे जो सही लगा तो मैंने उसको इससे रिलेट किया। एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मैच करता है। और पुराने और अब में फर्क ये है कि पुरानी चीजों का कोई प्रूफ नहीं था, बस लिख दिया गया, फोटो दिखा दिया गया कि मतलब सूर्य उसके साथ घोड़े हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है। मैक्सवेल ने उसको प्रूफ किया कि प्रिज्म से प्रूफ किया। अभी एक वीडियो दिखाया, उसमें बना के छोड़ दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं था। तो पुरानी चीजें जो भी है वो अभी से मैच करती है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी जो भी होता है उसका प्रूफ है, तो जो प्रूफ होता है उसको मानते हैं, लेकिन जो प्रूफ करता है वो इन चीजों को ऑब्जर्व करता है। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि आइंस्टीन ने कई बार बोला कि जब भी मुझे डाउट होता है तो मैं गीता पढ़ता हूँ या ये सब। तो कहीं ना कहीं पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस उस समय बहुत ज़्यादा थी इंडिया के हिसाब से, जो किसी कंट्री में नहीं थी। अब तो सभी एडवांस है, लेकिन उस जमाने में जो रिसर्च हुआ था या जो काम होता था वो आज के टाइम में अब उसके पैरेलल हो रहा है। तो इसका मतलब उस जमाने में क्या टेक्नोलॉजी होगी वो सोचने वाली बात। आज के टाइम में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उस जमाने में जो हुआ था वो किसी कंट्री में नहीं हुआ था, वो इंडिया में हुआ था। तो अगर हम जैसे सुन लेते हैं कि यहाँ से नारद या जो भी संजय ने ये इन्फॉर्मेशन दिया, ये दिया,
तो उसको अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है किसी ने बताया नहीं, लेकिन अभी जो हम लोग करते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो ये है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये इमेज को आप देखो कि ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है वो कैसे मैच कर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो भी हम फ्लाइट से हम लोग जाते हैं वो सकुना विमाना से मैच करता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मैटर रखती हैं। और मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा वर्क है, लेकिन वेद जो है वो फिजिक्स है। कोई क्वेश्चन? पूछिए, पूछ रहे कुछ? मेरा मानना है कि जब वैदिक वैदिक नहीं मतलब एंशियंट टाइम, वैदिक मुझे पता नहीं वैदिक टाइम क्या होता है, लेकिन एंशियंट टाइम के हिसाब से ये था कि जो भी चीजें थी हम लोग मतलब जो भी काम होता था उसमें ये था कि उसका साइड इफेक्ट है या नहीं, मतलब कोई भी चीज कर लिया उसका साइड इफेक्ट है या नहीं उस पर भी ध्यान देते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में टारगेट है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, उसका साइड इफेक्ट है या नहीं वो मैटर नहीं रखता। जैसे कि जो ब्रह्मास्त्र पशुपास्त्र जो मैंने वर्ड यूज किया, ये इसका यूज अलाउ नहीं था, लेकिन आज भी ऐसा नहीं एटॉमिक बम का यूज अलाउ है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है। जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथ के साइड इफेक्ट है। तो पुराने टाइम में जो काम होता था उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज के टाइम में हम टारगेट चाहते हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, इसका अगर थोड़ा साइड इफेक्ट हो तो चलेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बेटर है, इसलिए बेटर है क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उसका प्रूफ है, वो करके दिखाते हैं और वो प्रूफ करते हैं। और पुराने टाइम में प्रूफ नहीं है किसी चीज का, बस लिख दिया गया। जब तक किसी चीज का प्रूफ ना हो उसको मानना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों अच्छी है, लेकिन पुराने वाले में विशेष था कि इन्वायरमेंट को फर्क ना पड़े, पर्यावरण को फर्क ना पड़े, जीवन को फर्क ना पड़े, जीव जंतुओं को फर्क ना पड़े, ये मेन पॉइंट था। आज के टाइम में है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाना चाहिए, तो एक ये है इम्पोर्टेंट। मतलब इम्प्लीमेंट, हाँ इम्प्लीमेंट करने में ये है कि जो साइंस के लड़के हैं या इंजीनियरिंग के लड़के हैं उन्हें संस्कृत नहीं आती, आती है तो उस लेवल तक नहीं आती। जो संस्कृत के लोग हैं उन्हें साइंस नहीं आता। तो ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो खत्म हो, मतलब जो पुरानी बुक है उसको इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट हो ताकि आम आदमी पढ़ सके और रिलेट कर सके। आम आदमी मीन्स साइंस और इंजीनियरिंग वाले, या जो वेद वाले हैं वो साइंस इंजीनियरिंग को समझे। तो दोनों को मिक्स करके हो सकता है, जो बहुत टफ है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कर ही रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम एक लॉन्च हुआ है, IKS। इसमें बीटेक, MBA जितने भी कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज हैं उनको अपना एंशिएंट टेक्नोलॉजी, एंशिएंट साइंस पढ़ना मस्ट है। उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उसको पास के बिना डिग्री नहीं मिलेगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में IKS आया है। फिर मैंने सुना था, वो नेट पर भी देखा, वो रियल है। तिरुपति तिरुमाला देवदर्शनम जो साउथ में है, तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास जो मंदिर है वहाँ पे, और DRDO में MOU साइन हुआ है कि जो भी रिसर्च जो भी बुक है उसको वो संस्कृत को इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 100 गुरुकुल जो संस्कृत में है वो काम कर रहे हैं, और वो उसको कन्वर्ट करेंगे संस्कृत लैंग्वेज को हिंदी और इंग्लिश में। और ये MOU साइन है DRDO और आपके तिरुपति तिरुमाला दर्शनम दोनों मिलकर के इस वैदिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं। और ये भी सेंटर उसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और दोनों को पढ़ाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया मिश्र जी आपने, और काफ़ी आपने काम किया है। आपके के जो मन की बात है कि शायद आप लोग ना माने, ऐसा नहीं है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। आप चीज़ों को मानने के लिए आपके ज्ञान का स्तर उतना ऊंचा होना चाहिए, तब आप मानेंगे। जो आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाया है घड़े वाला, हम लोग भी जब पढ़ते थे कक्षा 8 में, तो बीकर में वही एक्सपेरिमेंट जिंक और कॉपर का जो है करके सर लोग दिखलाते थे। तो जब आदमी का ज्ञान का स्तर बढ़ता है तब वह मानने को तैयार होता है। मैं आज समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। संयोग से आज ये मेरे जेब में एक कागज पड़ा है कि अथर्ववेद में जल के बारे में देखिए क्या है। मेरी पुस्तक चल रही है, उसमें उसके लिए मैंने बनाया हुआ है, और शुरू में कंटेंट के ठीक पीछे वाले भाग में इसको लगा रहा हूँ।
अथर्ववेद में है अपस्वंतर म वृत मपसु भेषजम। अथर्ववेद 1:1-5-4। अपसु में सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा अग्निश्च विश्व संभवम आपः प्रणीत भेषजम वरुणं तन्वे मम। अथर्ववेद का एक है। ऐसे मेरे पास कुछ मंत्र है, इसका मैं शब्दार्थ भी उसमें दिया हूँ, जिससे कि हमारी किताब जो पढ़ेगा जल और आपका स्वास्थ्य है वो संस्कृत तो नहीं जानता है, तो मैंने हिंदी भी दिया है। जल में अमृत है, इसका अर्थ है इस वेद में क्या लिखा गया है। जल में अमृत है, जल में औषधि है। सोम ने कहा जल में संपूर्ण औषधियां हैं। हे जल, तुम मेरे शरीर में रोग निवर्तक औषधि रूप प्राप्त हो। हमको मरुभूमि तथा अनूप देश का जल सुखकारी हो। कूप का जल, घड़े में भरा जल सुखकारी हो। वर्षा का जल कल्याण देंगे। वेद में यह लिखा हुआ है। इसका मतलब आप देखिए, पानी के बिना किसी का जीवन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। वेद में इस बात को पहले, आज लोग बताएंगे अरे भाई पानी तो बड़ा जरूरी है, पानी के बिना काम नहीं चलेगा। ये तो बहुत पहले लिखा हुआ है। पानी में ही तो जीवन की सृष्टि हुई है, पानी ना होता तो जीव न पैदा होता। तो मिश्र जी आपने जो उसमें दिया हुआ है वह सब लोग मानेंगे, इसलिए कि आपने उस तरह से प्रस्तुत किया है। और चाहे वह विद्युत की जानकारी हो या ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी हो या जो है जो ये लॉ ऑफ मोशन की जानकारी हो, ये सब वहाँ पर दिया हुआ है। और सवाल क्या हुआ है कि हमारे आपके बीच के जिन लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया है उन्होंने क्रेडिट खुद ले लिया है। जैसे ये श्लोक है, मैं क्रेडिट खुद ले लूँ, कौन जानेगा कि मैंने कहाँ से लिया है? मैं उसका रेफरेंस नहीं दूंगा तो कोई नहीं जानेगा कहाँ से लिया। जो जानकार है वही लेगा। तो इसलिए लोगों ने क्या किया है कि अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में उस ज्ञान को अपने नाम से लगा दिया, जबकि लिया कहाँ से है? उसी वेद से। वेद तो मूल है ना हमारा, और अंग्रेजों ने भी वही काम किया है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेकर के अपने अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर राकेश मिश्र जी को मैं बुलाता हूँ कि अध्यक्ष जी थोड़ा सा आपका लेक्चर सुन के मेरे मन में उद्गार आया है, तो मैंने व्यक्त किया इसलिए कि कहीं से निराश होने की जरूरत है। आपने जो कहा सब सही है, सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मंचासीन हमारे समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर दयाशंकर त्रिपाठी जी और श्री प्रकाश मिश्र जी। आपका पूरा नाम क्या है? प्रकाश चंद्र मिश्र। श्री प्रकाश चंद्र मिश्र जी जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के में अनुसंधान कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे सामने उपस्थित हैं श्रोतागण और बहुत से लोग इसमें यहाँ इस वैदिक विज्ञान केंद्र से भी जुड़े हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि वो यहाँ पे सुनने आए, और सराहना भी करता हूँ कि इस विषय पर सुनने आए। उनको पता चला तो सुनने भी आए। और शीतांशु दुबे जी ने जो वैदिक मंगलाचरण किया उसके लिए भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उनका आभारी हूँ। और जो हमारी फोटोग्राफी कर रहे हैं और भी जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, उनको भी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग यहाँ आए। आप लोगों के आने से ही इस तरह के कार्यक्रमों की उपयोगिता बढ़ती है, क्योंकि जिन्होंने सुना है, जिन्होंने देखा है, वो जा कर के
बाहर लोगों को बता सकते हैं। अन्यथा कोई इस टॉपिक को देख करके वो चीज़ नहीं समझ पाएगा कि यहाँ क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई। ये जिन्होंने सुना है वही जा करके, जिसको हम लोग वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, तो आप लोग उस मामले में महत्वपूर्ण है कि आपने सुना है, कुछ अपने हिसाब से समझा है, जो भी आपके साथ के लोग हैं उनको जाके बताएंगे। उससे ये होगा कि वैदिक विज्ञान केंद्र में किस तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं, वो किन किन चीज़ों पर अनुसंधान कर रहे हैं, किन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं, किन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों के थ्रू ही पता चलेंगी, आपके माध्यम से पता चलेंगी। इसलिए आप भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे लेक्चर्स और ऐसे शोध वाले विषय यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएं। उसके लिए जो हमारे समन्वयक उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं, उनका भी प्रयास बड़ा सराहनीय है कि उन्होंने ऐसी जगहों से लोगों को ढूंढ करके और ला करके यहाँ पर हमारे सामने रखा कि वो इस तरह की चीज़ों को बताएं, उस पर चर्चा करें। अब सवाल ये उठता है, जैसा अभी आपने भी पूछा था, कि अच्छा क्या है, वो अच्छा है या ये अच्छा है। तो अगर इस सवाल की गहराई में जाएं तो फिर एक और बात उठती है कि हम ये सब करें क्यों। जो हमारे हमारे ग्रंथों में और हमारे इस तरह के पुराने चीज़ों में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उनका अन्वेषण क्यों करें। क्या इसलिए करें कि हम ये सिद्ध कर पाए कि हमारा वाला अच्छा है और जो हमारा नहीं है वो अच्छा नहीं है, या हमारा वाला बहुत सारी चीज़ों की बात करता है, उन लोगों ने उस तरह की बात नहीं की है। तो ये बड़ा शैलो उद्देश्य होगा अगर हम इसको लेकर के चले कि अच्छा क्या है, क्या कितना अच्छा है। ज़रूरी ये है कि जब मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो उन्होंने उद्देश्य रखा था कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, वेदांग और उससे संबंधित जितने ग्रंथ हैं, पहले उनको हम ले करके पहले उनका अनुशीलन करें, पहले देखें तो उसमें क्या है। अभी हम पूरा जानते नहीं हैं और हमारे अंदर एक उतावलापन है कि हम पहले ये दिखा दें कि अच्छा है। पहले समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें, गहराई से समझ लें, और उसके लिए ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जैसे ये है वेद विज्ञान केंद्र। इस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है और उसके लिए एक आवश्यकता है जिसपे आपने बोला था, प्रकाश चंद्र मिश्र जी ने बोला कि जो साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, वो उस भाषा को जाने जिस भाषा में चीज़ें लिखी, क्योंकि उस भाषा को जाने बिना आप उसको उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी शिखी ग्रीवा की बात हुई, अगर कोई संस्कृत को किसी ने पढ़ लिया है, अच्छा हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है, हम इस कॉन्टेक्स्ट में, हम इस भारत देश के हैं, लेकिन जो बाहर का है वो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता है। वो ये नहीं जानता है कि हम इस तरह के नाम देते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छे लगे। शिखी ग्रीवा, हम उसको कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट नहीं बोल रहे, हम अपना तरीके से नाम दे रहे हैं। अभी जो नाम का सिस्टम शुरू हुआ है वो है भाई हर एलिमेंट्स का नाम होगा, उसमें कॉपर है तो कॉपर भी बोलेंगे, सल्फेट है तो सल्फेट भी बोलेंगे। हम यहाँ पर तूतिया बोलते हैं, हम यहाँ पर साहित्यिक नाम देना चाहते हैं, लालित्य वाला नाम देना चाहते हैं, सुंदर सा नाम देना चाहते हैं। इसमें क्या समस्या है। लेकिन जो यहाँ के हैं, जो नामकरण कर रहे हैं, वो जानते हैं कि है क्या। नाम वो ऐसा देना चाहते हैं जो अच्छा लगे,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जानते नहीं हैं। अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी कि वो शिखा ग्रीवा और ये सब चीज़ें ले करके आप इस तरह रखेंगे तो इसमें एक आवेश उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब तो, और आवेश उत्पन्न होगा उन्होंने कह दिया, अब वो शिखा मतलब शिखी आप लीजिए, उसकी ग्रीवा काट के उसमें डाल के फिर करिए तो वोल्टेज नहीं आ रही है, इसका मतलब है, और उन्होंने देखा हुआ है, इसका मतलब है कि मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है कि उन्होंने किसी चीज़ का नाम इस तरह दिया है जैसा अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इसलिए हमें मूल भाषा पे जाना होगा, मूल भाषा को समझना होगा। बड़ी खुशी हुई मुझे जान करके कि यहाँ पर संस्कृत संभाषण शिविर चल रहा है, और मैंने समन्वयक जी से बोला कि इस तरह की सूचनाएं कोशिश करिए कि पहले पता चल जाए, जिससे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सके। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे पता चलता तो मैं शायद उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करके संस्कृत संभाषण शिविर को ज्वाइन करता। तो ऐसे भाषा को जानना जरूरी है जिसमें हमारे मूल ग्रंथ हैं, और हम उस स्तर पे नहीं जा सकते, स्वाभाविक है, जिस स्तर पे संस्कृत के विद्वान हैं या जो संस्कृत की तरफ से पढ़ के आए हैं, गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, उस तरह हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि इनमें शब्द कौन कौन से उपयोग हुए हैं, संधियाँ किस तरह की हैं, इसका संधि विच्छेद कैसे करें, संधि विच्छेद के बाद उसको हम कैसे एक ऑर्डर में पढ़ें। फिर अगर हम इतना बेसिक जानेंगे तभी हम किसी संस्कृत के विद्वान की सहायता ले पाएंगे, तब वो थोड़ा सा अपना समय देगा, हमें कुछ बता देगा। अब मैं अगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में हूँ और मैं इस तरह की जो इन्होंने चीज़ें बताई उसके बारे में जानना चाहूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ संस्कृत का ज्ञान रखना होगा, जिससे मैं अपने से चीज़ों को देख पाऊँ, ढूंढ करके निकाल पाऊँ, फिर उसको कुछ मैं संधि विच्छेद करके किसी तरह देख पाऊँ कि हाँ इसमें क्या कहने की कोशिश हो रही है, फिर मैं किसी संस्कृत के विद्वान के पास जाऊँ और फिर उसको समझने का प्रयास करूँ। ये हमारे ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम इस चाहते हैं कि इसकी चीज़ें निकल के आए तो हमें ये करना हो, किसी के ट्रांसलेशन पे हमें नहीं जाना हो। हम ट्रांसलेशन करने वाले को दोष नहीं दे सकते कि उसने ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया, वैसा ट्रांसलेशन कर दिया, जब हम खुद इसी देश में हैं और हम सीख सकते हैं और हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो हमें बता सकते हैं, तो हम क्यों ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं? इसका मतलब है कि हम वास्तव में इसमें इंटरेस्टेड नहीं। अगर हमें किसी चीज़ में रुचि है तो हम उसको सुबह शाम लग करके करते हैं। अगर हमें इसमें रुचि है तो हम संस्कृत भाषा को सीखेंगे, इस तरह से सीखेंगे कि हम अपने से उन चीज़ों को अध्ययन कर पाए और उसको कुछ समझ पाए और फिर दूसरों से हेल्प लें, और अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने जिस परिवेश में है उस परिवेश में हम उसको समझ सकते हैं। जैसे बहुत सारे बोलचाल के मुहावरे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो मुहावरे जिस कॉन्टेक्स्ट में बने हैं वहाँ समझ में आते हैं। अब वो वनस्पति, वो चीज़ें, वो मौसम यहाँ है ही नहीं, मतलब यहीं है और दूसरी जगह नहीं, वहाँ मुहावरा यूज़ करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं, समझ में नहीं आएगा। उसी तरह इस सारे जितने भी हमारे अपने ग्रंथ हैं उनका यहीं का लोकल कॉन्टेक्स्ट, इसलिए हमें उसको समझना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। दूसरी चीज ये है कि जो मूल प्रश्न मैंने उठाया कि हम इन सब का अध्ययन क्यों करें, तो मालवीय जी का था कि हम जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनका सबका अध्ययन करें और उसको समझें, जिससे कि अगर उसमें कुछ अच्छा है, मैं अगर लगा रहा हूँ, वैसे अगर है नहीं, सब अच्छा ही है, लेकिन जो कुछ उसमें है उससे हम वंचित ना हो, पहली चीज। दूसरा, जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, दृष्टिकोण है, जो जो हमारे पुराने ग्रंथों का परिप्रेक्ष्य है, वो मुझे समझ में आए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो जो दूसरे बताएंगे हम उससे चलेंगे। इसलिए हमारा अपनी समझ होनी चाहिए, अपनी चीज़ों की अपना परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, अपनी जानकारी होनी चाहिए, और उसको समझ के हम अपने उस दृष्टिकोण को जो हमारा सनातन चला आ रहा है पहले से, यहाँ पर बहुत पुराना है, उसको हम समझें, उससे जुड़े रहें, उससे कटे नहीं, और फिर उसमें जो कुछ बढ़िया है, अच्छा है, उसको हम पहले व्यवहार में लाएं, क्योंकि ये एक तरह से विस्मृत हो चुका है। अगर वो भाषा नहीं आती हमें तो कितना भी उसमें लिटरेचर रखा हो हमारे किसी काम के नहीं। अब यहाँ पर रशियन किताबें हम पूरी भर दें, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं, हम रशियन नहीं जानते। संस्कृत जब तक हम नहीं जानते तब तक उसमें कितनी चीज़ें पड़ी हैं वो हम नहीं समझे। फिर उस कॉन्टेक्स्ट को भी जानना होगा जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई,
इस तरह हम उन चीज़ों को निकालें, उससे हम पहले लाभान्वित जो हैं और फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए जो पुराना था उसको जाने, उससे लाभान्वित हो, फिर उसमें कुछ अनुसंधान करें। वो अनुसंधान भी हमारा कॉन्टेक्चुअल होगा, ये इसी परिप्रेक्ष्य का होगा। तो हमें किसी दूसरे की चीज़ों को लेकर के नहीं चलना, ये हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। नहीं तो हम कभी आत्मनिर्भर होने वाले नहीं। अगर हमने अपनी जड़ों को नहीं देखा कि वो क्या है कैसे, नहीं तो हमेशा कहने को हम स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन हम गुलाम ही रहेंगे। जब हमें टेक्नोलॉजी बाहर की लेनी है, सारा ज्ञान बाहर का लेना है, सब कुछ बाहर का लेना है, केवल हम यहाँ के हैं, इस भूमि पे हैं, बस हमारा कुछ नहीं है, हर चीज बाहर की। तो इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने चीजों को जानें, तब हम उसमें अनुसंधान करें, अपने चीजों से जुड़े, अपने तरीकों से जुड़े। दूसरी बात जो प्रूफ की है कि बहुत सी चीजें अनुभव की होती है। जैसे रामानुजन जी हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें अनुभव की, मैथमेटिक्स के अनुभव की, और जो उनको अनुभव होता रहा वो उन्होंने लिख दिया कि ये नंबर की थ्योरी, ये है नंबर थ्योरी, उन्होंने काम किया बहुत सारा, ये वाले नंबर ऐसे जोड़ेंगे, इस तरह करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा, उन्होंने लिख। अब आप ये बताइए उस व्यक्ति को जिसको ऐसा अनुभव हो रहा है, जो चीजें देख रहा है कि ऐसे है, ऐसा ही है और ये है, उसको मालूम, उसको प्रूफ में नहीं जा रहा है वो, अब वो प्रूफ के चक्कर में पड़े तो ये छूटेगा। अब रामानुजन ने जो लिख करके आज दे दिया है, एक जौनपुर में जो एक कॉलेज है, तिलकधारी डिग्री कॉलेज, उसमें एक प्रोफेसर है, उन्होंने आजीवन रामानुजन के कुछ सूत्र ले लिए और उनका प्रूफ करने में उन्होंने लगा, उन्होंने उसको प्रूफ किया। तो जिनको प्रूफ करना होगा वो प्रूफ कर लेंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसमें वो अनुभव आ रहा है, चाहे जैसे जिस परिस्थिति में, वो उसको सूत्रबद्ध करता जा रहा है। भाई आप करते जाइए, वो आ तो गया, उसके बाद वो कर लिया जाएगा, व्याख्या कर लिया जाएगा, उसका प्रूफ कर लिया जाएगा, प्रूफ करके देख लेंगे। लेकिन हम उस अनुभव को क्यों रोक दें? हमारे यहाँ पर अभी हम लोग, जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है वैसा कभी नहीं रहा, वो हमेशा गुरुकुल में रहा, गहराई का रहा। उस गहराई में जा करके किसी को कैसे रियलाइजेशन हो रहा है उसने, अब जैसे अगर कुंभज ऋषि, अगस्त को कुंभज ऋषि भी तो बोलते हैं, कुंभज ऋषि ने अगर वो कुंभ वाला चीज करके देखा तो उन्होंने उसको लिख दिया। अब हमने जो करके देखा है उसको अगर हम लिख दे रहे हैं तो उसको हम पहले प्रूफ क्या करेंगे? उसमें क्या प्रूफ की जरूरत है? अगर वो वोल्टेज आ रही है ये सब चीजों से बनाने से, तो उसमें प्रूफ की क्या है? क्या बात, हमारा काम हो रहा है। इंजीनियरिंग तो यही कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ देखी जो वर्किंग है, काम करती है, तो हम उससे अपना सिस्टम, मशीन, सर्किट सब बना लेंगे। हाँ, प्रूफ की बात तब आती है जब हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी जिसको हमें जनरलाइज करना है, जिसको हम कहना चाह रहे हैं कि ये हर चीज़ में लागू होगा, तब ऐसी चीज़ों में प्रूफ करते हैं। बट इस तरह की जो साइंस और उससे रिलेटेड है, इसमें प्रूफ के पहले जो है उसको करके देखा जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उन चीज़ों को निकालें, उसको समझें और उसको समझ के करके देखें। ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है जो उन चीज़ों को समझने पर जोर दें, ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो उन चीज़ों को इकट्ठा करें। साइंस टेक्नोलॉजी वाले, संस्कृत वाले सब लोग बैठ करके उन चीज़ों को देखें और करके देखें। जैसे हमारे संस्थान की यहाँ भूमिका आती है कि वो यहाँ पे ऐसी जो चीज़ें निकल रही है उसको करके देखें। अगर वो करके देखता है तो पहली चीज़ वो हमें मालूम होगी कि हाँ ऐसा हुआ है, हम उसको इस तरह कर सकते हैं, और प्रूफ उसके बाद होता रहेगा। तो उसकी आवश्यकता है कि हम उसको निकाल करके देखें, उसको जाने कहाँ कितना है वो पहले पता लगा लें। और हमें किसी दूसरे को प्रूफ नहीं करना है, हम उसको उपयोग में लाएंगे। हम दूसरे को क्यों प्रूफ करके दिखाएं कि हाँ ये सही है, ऐसा है? हम उसको करके देखें, बाद में प्रूफ होता रहेगा। तो मैं, चूँकि हमारे मुख्य वक्ता काफ़ी इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैंने सोचा बस इनकी कुछ बातों को लेकर के मैं अपना विचार व्यक्त कर दूं, और कभी फिर हमें मौका मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी ऐसे व्याख्यानों को सुनने में के लिए।
और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप इसमें आए और आपने इसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपका अध्यक्षीय संबोधन रहा। और आपको बता दें कि यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं। अभी पिछले कार्यक्रम में था तो टेक्सास यूनिवर्सिटी के एक सज्जन आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने उनके किताब का लोकार्पण हुआ था, द साइंस ऑफ अरुण फ्रस्ट। और उन्होंने क्या फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर उन्होंने जो है ये बहुत बढ़िया जो है पुस्तक भी रिलीज हुआ था। बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया था, उनका लेक्चर भी बहुत बढ़िया था। तो इसी तरह का, और वो तो साउथ के थे तो वो संस्कृत भी पढ़े थे, जैसे लग रहा था गुरुकुल में जाके पढ़े हो और संस्कृत का उच्चारण वगैरह जो है। तो वो जो है उस क्वांटम फिजिक्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है किए थे। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और मिश्र जी भी, हमको लगता है कि थोड़ा आपका भी संस्कृत पढ़ने की तरफ झुकाव हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री संदीप मणि त्रिपाठी जी हैं, आए। मंच पे बैठे उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आर के मिश्रा जी और दया शंकर त्रिपाठी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और हमारे मुख्य वक्ता प्रकाश चंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के टाइम में मैंने साइंस, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने साइंस की इनकी जितनी टॉपिक थी, हर एक टॉपिक पे मैंने एक एक पूरा सेमिनार सुना है। लेकिन आज ये मैंने अपने लाइफ में पहली बार इन्होंने जो साइंस के साथ साथ जो कोरिलेट किया, जो दोनों में सिमिलरिटी बताई, वैदिक पीरियड की और आज के न्यू टेक्नोलॉजी की, ये बहुत अच्छा रहा। और ये आप लोग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमें जानना भी जरूरी है कि जो साइंस में जो आज के टाइम में जो काम हो रहा है, वो ऑलरेडी ये सारे चीज़ विद प्रूफ हमें पहले मिल चुके थे। लेकिन हम लोग, हमारे फॉरेन के लोग इतने आगे रहे कि ये इस पे एक्सपेरिमेंट करने लगे, और आज के टाइम में वही टेक्नोलॉजी, हमारी उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो नई टेक्नोलॉजी देने लगे, जिसपे प्रकाश चंद्र मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छा समझाया इन्होंने। और इसके लिए एक बार और मैं इनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। कार्यक्रम पूर्ण हुआ और यहाँ का जो एक ध्येय मंत्र है उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।